हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी कि सीबीएसई द्वारा 2019 यानी कि 2019 में आपसे जो क्वेश्चन पेपर आया था बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th हिंदी कोर्स बी का, आज मैं वो लेकर आई हूँ और उसका सोल्यूशन भी आपके लिए लाई हूँ। तो ये पेपर शुरू करने से पहले आपको मैं बताती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन सब आपके लिए लेकर आ रहा है बुक्स और ई बुक्स। ये बुक्स और ई बुक्स जो आपको मिल रही हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए मिल रही हैं। भाई सारे सब्जेक्ट के लिए मिल रही हैं तो पहले भी मिलती रही थी, तो अब मैग्नेट ब्रेन्स क्या नया लेके आ रहा है? मैग्नेट ब्रेन्स ये नया लेकर आ रहा है आपके लिए कि ये बुक्स आपके लिए बहुत ही आपकी पढ़ाई में मदद करेगी और हेल्प करेगी आपके पढ़ने में। कैसे करेगी देखिए मैं बताती हूँ। जैसे कि हम सबसे पहले जब करते हैं कोई भी चैप्टर हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं सारे। तो हमारे एक पास एक बुक है जिसमें सारे चैप्टर के डिटेल एक्सप्लेनेशन है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, थ्योरी बुक। उसके बाद हम करते हैं एनसीईआरटी सोल्यूशन, ठीक है ना। तो एक बुक में हमारे सारे एनसीईआरटी सोल्यूशंस हो गए। फिर आप जैसे हमने अभी रिसेंटली सैम्पल पेपर्स किए, तो एक बुक हमारी क्या है जिसमें हमारे सारे सैम्पल पेपर्स रहेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, तो एक बुक हमारे पास क्या हो जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। कुछ इस तरीके से देखिए यहाँ पर सैम्पल पेपर सोल्यूशन बुक हिंदी कोर्स बी, फिर एनसीईआरटी सोल्यूशन हिंदी कोर्स बी, फिर उसके बाद है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हिंदी कोर्स बी। तो इस तरीके से हमारे पास अलग अलग तरीके की बुक रेडी है, ठीक है। अब करना है आपको प्राप्त और पढ़ाई को करना है आसान। तो कैसे करेंगे, उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस लिंक को ओपन कीजिए। उसके अंदर एक फॉर्म है, फॉर्म को फिल करिए, सबमिट कीजिए। हमारा एक टीम मेंबर आपसे कांटेक्ट करेगा और आप उसको बुक को प्राप्त कर लेंगे और बहुत आसानी से करेंगे। तो आ जाते हैं आज के वीडियो पे। आपको पता है आज का वीडियो हम लेकर आए क्लास 10th हिंदी कोर्स बी का सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2019 का, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास में आ रहा है कुछ दिशा निर्देश हैं, क्या करना है हमें। तो यहाँ पर दिया है सबसे पहले निर्धारित समय है 3 घंटे का है हमारे पास। फिर यहाँ पूर्णांक है 80 मार्क्स, कितना 80 मार्क्स का हमारे पास पूर्णांक है। शुरू करते हैं। निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पूरी तरह से पालन कीजिए। बहुत सावधानी से और पढ़ना। इस प्रश्न पत्र में कुल 17 प्रश्न दिए हैं, कितने हैं, 17। प्रश्न पत्र के में 4 खंड हैं, खंड का, खा, गा और घा। तो सबसे पहले आ रहा है खंड का। खंड का में 2 प्रश्न पूछे गए हैं जो हमारा अपठित बोध है, जिसमें हमारा गद्यांश और काव्यांश दोनों ही हैं। फिर उसके बाद आते हैं खंड खा। खंड खा में 5 प्रश्न पूछे गए हैं जो हमारे व्याकरण आधारित प्रश्न हैं। उसके बाद आते हैं खंड गा, जिसमें हमसे पूछे गए हैं हमारे पाठ्य पुस्तक आधारित 5 प्रश्न। फिर उसके बाद है खंड घा, जिसमें 5 प्रश्न पूछे गए हैं हमारे व्यवहारिक लेखन और रचनात्मक लेखन पर आधारित। प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए यथासंभव क्रमानुसार उत्तर देना है। सभी प्रश्नों को हमें सावधानी से करना है और सीक्वेंस में करना है, ये आपको ध्यान रखना है। कोई नहीं, प्रश्न संख्या 1 2 3 4 हमेशा लाइन से ही हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आ रहा है खंड का। खंड का में हमने जैसे बताया अपठित बोध यानी कि अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश है। तो प्रश्न संख्या 1 में है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब ये हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स अलग अलग मार्क्स के रहेंगे। आज का विद्यार्थी भविष्य की सोच में कुछ अधिक लग गया है। भविष्य कैसा होगा, वह भविष्य में क्या बनेगा, इस प्रश्न को सुलझाने में या दिवा स्वप्न देखने में वह बहुत समय नष्ट कर देता है। भविष्य के बारे में सोचिए जरूर, लेकिन भविष्य को वर्तमान पर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि वर्तमान ही भविष्य की नींव बन सकता है। अतः नींव को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है कि भान तो भविष्य का हो, लेकिन ध्यान वर्तमान पर हो। आपकी सफलता का मूल मंत्र यही हो सकता है कि आप एक स्वप्न लें, सोचें कि आपको क्या बनना है और क्या करना है, और स्वप्न के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करें। वर्तमान रूपी नींव को मजबूत करें, और यदि वर्तमान रूपी नींव सबल यानी कि बहुत मजबूत होगी, आज का प्रेजेंट हमारा अगर मजबूत होगा, तो भविष्य का भवन भी अवश्य बन जाएगा। यानी कि हमें भविष्य के लिए ऐसा नहीं है कि वर्तमान खराब करना। सबसे पहले आप वर्तमान, भाई भविष्य की नींव हम कहाँ डालेंगे, वर्तमान में डालेंगे ना। तो हमें उस नींव को मजबूत करना है, तभी हम भविष्य में जो भी एम अचीव करना चाहते हैं उसे कर पाएंगे। जितनी मेहनत हो सके उतनी मेहनत करें और निराशा को जीवन में स्थान ना दें।
तो विद्यार्थी के लिए ये चीज़ क्या है, आप भविष्य में कुछ भी बनना चाहते हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर है, पायलट है, जो कुछ भी आप बनना चाहते हो, उसके लिए आपको पढ़ाई कब करनी पड़ेगी, अभी करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके आगे आप बन पाओगे ना। तो वर्तमान में हमें पढ़ाई अच्छी करनी है, तब हम भविष्य में उस एम को अचीव कर पाएंगे। ये सोचते हुए समय खराब ना करें कि अब मेरा क्या होगा, मैं सफल नहीं हो पाऊंगा या नहीं। ऐसा करने में आपका समय नष्ट होगा, और जो समय नष्ट करता है तो समय उसे नष्ट कर देता है। वर्तमान में समय का सदुपयोग भविष्य के निर्माण में सदा सहायक होता है। भविष्य के बारे में अधिक सोच या अधिक चर्चा करने से चिंताएं घेर लेती हैं। ये चिंताएं वर्तमान के कर्म में बाधा उत्पन्न करती हैं। ये बाधाएं हमारे उत्साह को, लगन को धीमा करती हैं और लक्ष्य हमसे दूर होता चला जाता है। निसंदेह भविष्य के लिए योजनाएं बनानी चाहिए, किंतु वर्तमान को विस्मृत नहीं करना चाहिए। भविष्य की नींव बनाने में वर्तमान का परिश्रम भविष्य की योजनाओं से अधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर हम भविष्य बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो वर्तमान भी हमें सबसे पहले अच्छा करना होगा। और मान लीजिए अगर हम सफल नहीं हो रहे हैं तो हमें निराश होकर नहीं बैठना है, क्योंकि निराशा हमारा काफ़ी समय नष्ट कर देती है। तो अगर हम समय नष्ट करेंगे तो आगे चल के हमारे लिए समय नहीं बचेगा। अब इस पर प्रश्न क्या है, आज का विद्यार्थी अपना समय किन बातों में नष्ट कर देता है, इसे त्याज्य क्यों माना गया है। हम क्या करते हैं, हम भविष्य की चिंता में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। तो क्या है, आज का विद्यार्थी भविष्य के सपनों, प्रश्नों और दिवा स्वप्न देखने में समय को नष्ट कर रहा है। इसे त्याज्य इसलिए माना गया है क्योंकि वर्तमान से दृष्टि हट जाती है, नींव कमजोर रह जाती है। अगर हमने आज कल के स्वप्न देखने में आज का समय बर्बाद कर दिया तो समझ लीजिए हमारी नींव कमजोर हो गई और हमारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, ये भी 2 मार्क्स का है। हमारी सफलता का मूल मंत्र क्या हो सकता है और कैसे। हम कोई चीज़ अचीव कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। हमारी सफलता का मूल मंत्र है कि हम अपने स्वप्न के अनुसार अपने लक्ष्य पाने का कार्य योजनाबद्ध करें, साथ ही योजनाबद्ध कार्य करें। मतलब हमें हर एक चीज़ करनी है प्लानिंग करके, तब हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। समय का हमारे जीवन में क्या महत्व बताया गया है, क्या इंपॉर्टेंस है। समय का हमारे जीवन में भविष्य के निर्माण में बहुत महत्व है। वर्तमान में समय का सदुपयोग भविष्य के निर्माण में सहायक होता है तथा यह सही है कि जो समय नष्ट करता है भविष्य में समय उसे नष्ट कर देता है। तो हमें क्या है, समय बहुत इंपॉर्टेंट है, समय को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। चौथा प्रश्न है, ये भी 2 मार्क्स का है हमारे पास। हम अंततः लक्ष्य के से कैसे दूर होते जाते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है। अगर हम चिंताओं में पड़ जाएं तो क्या होगा, हम अपने लक्ष्य से कहीं दूर हो जाते हैं। हमें चिंता में नहीं पड़ना है, हमें प्रयास करना है, कर्म करना है और तब अपने टारगेट को अचीव करना है। तो यहाँ क्या है, लक्ष्य से हम अपनी चिंताओं जो हमारे कर्म में बाधा उत्पन्न करती हैं, यही बाधाएं हमारे उत्साह और लगन को धीमा करके हमें हमारे लक्ष्य से दूर करती हैं। हम चिंता हो जाते हैं, हमारा उत्साह कम हो जाता है और अपने लक्ष्य से कहीं दूर हो जाते हैं। इससे बचने के लिए हमें भविष्य की योजनाएं तो बनानी चाहिए, लेकिन वर्तमान को विस्मृत किए बिना वर्तमान का परिश्रम भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। अर्थात क्या है, विस्मृत उनको भुलाना नहीं है, क्योंकि वर्तमान का परिश्रम ही भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा 2 मार्क्स का है। उपर्युक्त गद्यांश के लिए एक उपयुक्त शीर्षक हमें देना है। तो यहाँ हमने कई नाम दिए, आप कोई एक ही दे सकते हैं। जैसे वर्तमान का महत्व, सफलता का मूल मंत्र, तीसरा है परिश्रम भविष्य की डोर। तो आप इस तरीके के कुछ को लिख सकते हैं शीर्षक, लेकिन आपको एग्जाम में सिर्फ एक ही देना है। अब आ गए प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 में हमसे 2 अपठित काव्यांश पूछे गए हैं, इन दोनों में से कोई हमें एक करना है। ठीक है, तो क्या दिया, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्या है, मेरे अंदर एक देश बसता है, जिंदगी से हार कर जब उदास होता है वह प्यार देता है, दुलार देता है, अपनी बाहों में कसता है। मेरे अंदर एक सभ्यता है, एक संस्कृति है जो जीने की राह बताती है, सदियों पुरानी होकर अमर नवीन कहलाती है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, कल कारखाने, खेत, नहरें, बांध, पुल हैं, जहां श्रम के फूल खिलते और अड़सड़ करोड़ लोग एक दूसरे के गले मिलते। मेरे अंदर कश्मीर, ताज, अजंता, एलोरा का कुंवारा रूप झिलमिलाता है।
हर नई सांस के संग नया सूरजमुखी खिलखिलाता है। तो हमने अपने देश की पूरी सभ्यता बताई कि हमारे अंदर ये पूरी सभ्यता बस रही है। अब इस पर आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न है ये हमारा, यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे गए हैं जो 2-2 मार्क्स के हैं। क्या है? कवि के मन में जो देश बसता है वह उसे निराशा के अवसरों पर भी क्या देता है, समझाइए। जब वो निराश होता है तब क्या देता है वो? कवि के मन में जो देश बसता है वह उसे निराशा के अवसरों पर प्यार दुलार देता है और वह अपनी बाहों में कसता है। दूसरा प्रश्न है, देश की सभ्यता संस्कृति की क्या विशेषताएं? इस पूरे पद्यांश में क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं उसे आपको लिखना है। देश की सभ्यता संस्कृति की विशेषताएं हैं। वह संस्कृति हमें जीने की राह बताती है, पुरानी होकर भी आज अमर नवीन है। यह सभ्यता विकास की राह दिखाती है। यही सभ्यता है जहां श्रम के फूल खिलते हैं। यही सभ्यता है जहां 68 करोड़ एक दूसरे के गले मिलते हैं। तो पूरे काव्यांश में जो जो विशेषताएं थी उसे आप यहां पर लिख देंगे। तीसरा प्रश्न है, आश्रय स्पष्ट कीजिए। जब हमारे सामने 2 पंक्तियां दी गई हैं, इसके पीछे का क्या भाव है हमको बताना है। हर नई सांस के संग नया सूरजमुखी खिलता है। अब ये जो 2 पंक्तियां दी गई हैं इसको आपको बताना है। क्या है? इन पंक्तियों का आश्रय है कि यह वही सभ्यता है जहां हर एक नई सांस के साथ एक नया उत्साह, नई उमंग, नई चाह के साथ रोज नया फूल खिलता है। अर्थात हम जब हमारा नया दिन होता है तो नई उत्साह, नई उमंग के साथ जो है कार्य पर चलते हैं। मेन आश्रय हमारा क्या है? हर नई सुबह के साथ हम नया उत्साह लेकर चलते हैं। अब अथवा करके हमारे पास दूसरा काव्यांश है। क्या दिया है? तरुण तुम्हारी शक्ति अतुल, जहां कर्म में वह बदलती है, वह राष्ट्र का नया रूप सम्मुख आया है। व्यक्तिक भी कार्य तुम्हारा सामूहिक है और जहां हो वह तुम्हारी जीवन धारा है। जड़ चेतन को आप्लावित करती है। कोई देश तुम्हारी सांसों से जीवित है और तुम्हारी आंखों से देखा करता है और तुम्हारे चलने पर चलता है। संकल्पों में इतनी है शक्ति तुम्हारी, जिससे कोई राष्ट्र बना बिगड़ा करता है। अब इस पर आधारित प्रश्न है। तो ये भी हमारा 2 मार्क्स कहते हैं, जैसे पहले में था 2 मार्क्स का एक प्रश्न है, 3 प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्र का नवीन रूप कब उभरता है और कैसे? राष्ट्र का नवीन रूप मानव की शक्ति व कर्म से उभरता है। यानी कि अब राष्ट्र कैसे आगे बढ़ेगा, किस तरीके से आगे बढ़ता है? जब एक मनुष्य कर्म करता है तो हमारा देश आगे बढ़ता है। तो यही चीज है, राष्ट्र का नवीन रूप, यानी कि नया रूप। जो पुराने तरीके से चला आ रहा है उसमें नया नवीनता कैसे आती है? जब मनुष्य कर्म करता है तो हमारा देश प्रगति करता है और उसमें नया रूप आता है। युवकों की जीवन धारा जड़ चेतन को किस प्रकार तृप्त करती है? अब यहाँ पर क्या चीजें उन्होंने क्वेश्चन को समझिए। जीवन धारा यानी कि युवकों की जो सोच है वो जड़ और चेतन, यानी कि जो चीजें जिंदा हैं और जो चीजें निर्जीव हैं उसको किस प्रकार प्रभावित कर रही हैं। युवकों की जीवन धारा जड़ चेतन को अप्लावित और अप्लावित कर तृप्त करती है। यानी कि सभी को जीने का जो जोश है, जज्बा है, उनको देखकर उनके अंदर वो आती है। तो चारों तरफ हर चीज में वो जोश को वो भर देते हैं। तीसरा प्रश्न है, हमारे पास 2 पंक्तियां दी गई हैं, दोनों पंक्तियों का हमें आशय लिखना है कि इसका अर्थ भाव क्या है। संकल्पों में इतनी है शक्ति तुम्हारे, जिससे कोई राष्ट्र बना बिगड़ा करता है। तो कितना संकल्प, यानी कि तुमने जो कार्य कर रहे हो उसमें कितनी शक्ति है, कोई राष्ट्र बनता या बिगड़ता है, किस प्रकार बनता है। तो क्या इसका अभाव है? इन पंक्तियों का आशय है कि मानव के संकल्पों में इतनी शक्ति होती है कि वे कोई भी राष्ट्र बना और बिगाड़ सकती है। मतलब हम अगर सोच लें तो हम एक राष्ट्र को पूरी तरीके प्रगति पर ले जा सकते हैं, और ना चाहें तो उस राष्ट्र को हम पूरी तरीके से बिगाड़ कर मटियामेट करके रख सकते हैं। इतनी शक्ति होती है किसी भी मानव के संकल्प में। तो यहाँ पर हमारे दोनों काव्यांश खत्म हो गए। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 3 से हमारे पास व्याकरण की, यानी कि यहाँ से हमारा क्या हुआ, खंड खा शुरू हो रहा है और यहाँ पर हमारे व्याकरण आधारित प्रश्न है। क्या दिया है प्रश्न संख्या 3 में? शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर क्या कहलाता है? उदाहरण देखकर समझाइए। शब्द जब तक स्वतंत्र है शब्द कहलाता है, लेकिन जैसे ही वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है वो पद कहलाता है। अब इसको उदाहरण देकर हम समझाएंगे। देखिए क्या है, शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते ही पद कहलाता है। अब इसका जैसे शब्द है मोहन,
जब तक खाली मोहन लिखा है ये शब्द है, लेकिन जैसे इसे हमने वाक्य में प्रयोग किया तो ये क्या बन जाएगा, पद। जैसे ये शब्द है तो यहाँ पर ये, और पद जैसे हमने बनाया, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो वही मोहन जब हमने वाक्य में प्रयुक्त किया तो वो क्या बन गया, पद बन गया। दूसरा देखिए, शब्द जब किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है उसके साथ को विभक्ति लग जाती है तब शब्द बन जाता है। तो किसी भी शब्द को जब हम कोई भी, जैसे हमने कोई भी शब्द लिया उसके साथ कोई ना कोई विभक्ति लगती है, डायरेक्ट लगेगी, इनडायरेक्ट लगेगी, कोई ना कोई विभक्ति लगती है, तो वो क्या करता है, वो शब्द वाक्य के साथ जुड़ जाता है और पूरे वाक्य का अर्थ देने लगता है, इसलिए उसको पद कहते हैं। जैसे यहाँ शब्द पुस्तक है, लेकिन उसको हमने पद में, जैसे राम पुस्तक से याद करता है, तो पुस्तक को जैसे ही हमने वाक्य में इस्तेमाल किया वो क्या बन गया, पद बन गया। अब अथवा करके दूसरा शब्द है, प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण देकर शब्द और पद में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब हमें बताना है शब्द क्या होता है, शब्द किसे कहते हैं और शब्द पद में अंतर बताना है। तो देखिए क्या है, शब्द एक स्वतंत्र तथा सार्थिक इकाई है। शब्द जब कोश में रहते हैं तो शब्द कहलाते हैं, यानी कि जब तक वो डिक्शनरी में तब तक शब्द हैं, लेकिन जब उन्हें डिक्शनरी से बाहर निकाल के हमने वाक्य में प्रयोग किया तो वो क्या बन गए, पद बन जाते हैं। उदाहरण जैसे महिमा, ये एक शब्द है, लेकिन पद कैसे बनेगा, महिमा सोती है, महिमा यहाँ पद है, क्यों, क्योंकि उसे हमने वाक्य में प्रयुक्त कर दिया है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 4, नीचे लिखे वाक्यों में से किन्हीं 3 वाक्यों का निर्देशानुसार रचना के आधार पर रूपांतरण कीजिए। अब हमारे पास कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसके आगे कुछ निर्देश हैं, उसके हिसाब से हमको वाक्य को बदलना है। जैसे यहाँ दिया है, ग्वालियर में हमारा एक मकान था, उस मकान के दालान में 2 रोशनदान थे। यहाँ पर 2 वाक्य अलग अलग दिए गए हैं, इनको हमें मिश्र वाक्य में बदलना है। तो क्या दिया है, ग्वालियर में जो हमारा एक मकान था उसके दालान में 2 रोशनदान थे। तो अब यहाँ पे देखिए, हमने पहले वाक्य में जो और दूसरे वाक्य में उसके, ये व्याधिकरण अव्यय लगा के हमने इसको क्या कर दिया, इसे वाक्य को मिश्र वाक्य में बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तातारा ने विवश होकर आग्रह किया, इसे संयुक्त वाक्य में हमें बनाना है। ये एक सरल वाक्य है जिसे हमें संयुक्त वाक्य में बताना है। तो 2 अलग अलग वाक्य में बनाएंगे और समुच्चय बोधक समानाधिकरण अव्यय से इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ हमने देख दिया, तातारा विवश हो गया और उसने आग्रह किया, तो ये हमने क्या किया, 2 अलग अलग वाक्य में इसे बदल दिया। आप जो कुछ कह रहे हैं यह बिल्कुल सच है, सरल वाक्य में बदलिए। तो अब यहाँ पर हमारा पहला जो वाक्य है, ये जो वाक्य दिया गया है, एक मिश्र वाक्य है जिसे हमें बदलना है सरल वाक्य में। आपका कहा बिल्कुल सच है, तो इसे हमने सिंपल सरल वाक्य में बदल दिया। चौथा प्रश्न है, प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों के जीवन में आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगता है, इसे मिश्र वाक्य में बदलना है। ये हमारा क्या दिया है, एक सरल वाक्य जिसे हमें बदलना है मिश्र वाक्य में। तो क्या है, जो प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों के जीवन में आदर्श हैं वह धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। तो ये हमने क्या किया, 2 अव्यय लगाए और इस वाक्य को व्याधिकरण अव्यय में लगाकर जो है मिश्र वाक्य में बदल दिया। अब आ गए प्रश्न संख्या 5 में, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 पदों का समास विग्रह करते हुए समास लिखिए। ये प्रश्न है हमारा 2 मार्क्स का, यानी कि 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, किन्हीं 2 के बनाने, 3 दिए गए हैं ना, ग्रंथकार, देश निर्वासित और सज्जन, किसी 2 के हमें बताने हैं। तो यहाँ पर पहला है ग्रंथकार। ग्रंथकार का जब हम विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, ग्रंथ को करने वाला, ग्रंथकार यानी ग्रंथ को करने वाला। इसको क्या हुआ, अब यहाँ पर को लगने के कारण ये हमारा क्या हो गया, तत्पुरुष समास। और को किस कारक की विभक्ति होती है, कर्म कारक की, तो ये हो गया कर्म तत्पुरुष समास। फिर दूसरा आता है देश निर्वासित, तो यहाँ पर क्या होगा, देश से निर्वासित, से मतलब अलग हो गया ये, तो यहाँ पर से विभक्ति लगने के कारण ये तत्पुरुष तो है, लेकिन चूंकि इससे अलग हो रहा है तो ये अपादान तत्पुरुष समास है। फिर आते हैं सज्जन, सच्चा है जो पुरुष, सज्जन के लिए हम क्या बोलेंगे, सच्चा है जो पुरुष। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, पुरुष के, सज्जन के लिए किसके लिए बता रहे हैं हम, पुरुष के लिए बता रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, कर्मधारय समास होगा, क्योंकि इसमें विशेषण और विशेष्य दोनों हैं, इसलिए ये कर्मधारय समास है। अब खा आते हैं, हम क्या दिया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समस्त पद बनाकर समास का नाम लिखिए। अब हमारे पास क्या है, कुछ दिए, किन्हीं 2 के हमें समस्त पद बनाने हैं और समास का नाम लिखना है। क्या दिया है, जो नभ में विचरण करता है। अब जो नभ में विचरण करता है वो क्या होगा, नभचर।
ये क्या हुआ, जो नभ में विचरण करता है नभचर, और ये हो गया कर्मधारय समास, क्योंकि यहाँ पर चर की क्या विशेषता है कि वो नभमर है, तो यहाँ पर विशेषण और विशेष है, इसलिए कर्मधारय समास हुआ। नेक्स्ट है सीमा का प्रहरी, तो क्या होगा, सीमा का प्रहरी, सीमा प्रहरी। तत्पुरुष समास का लगा है तो ये क्या हो गया, संबंध तत्पुरुष समास हो गया। नेक्स्ट है 8 अध्यायों का समूह, 8 अध्यायों का समय क्या हो जाएगा, अष्टाध्यायी। तो यहां पर पहला पद संख्यावाची है तो ये क्या हो गया, सीधे सीधे द्विगु समास। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 वाक्यों के को शुद्ध कीजिए। हमारे सामने 5 वाक्य दिए गए जिनमें से हमें 4 वाक्यों को करना है और ये 1 मार्क्स ईच है। पहला है, मैं यह कार्य आसानी पूर्वक कर सकता हूं। क्या है, मैं यह कार्य आसानी पूर्वक कर सकता हूं, तो शुद्ध वाक्य है मैं यह कार्य आसानी से कर सकता हूं। नेक्स्ट है, उस पर घड़ों पानी गिर गया। अब इसका शुद्ध वाक्य होगा उस पर घड़ों पानी गिरा। सिंपल है, घड़ों पानी गिर गया नहीं होगा, उस पर घड़ों पानी गिरा, शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है, जो मैंने करा वह तुम कभी नहीं कर सकते हो। अब इसका शुद्ध वाक्य है, जो मैंने किया वह तुम कभी नहीं कर सकते हो। तो यहां पर करा है और यहां पर हमने किया है, जो मैंने किया वो तुम नहीं कर सकते। वहां क्या लिखा है, जो मैंने करा, तो यहां पर ये शुद्धि थी। नेक्स्ट है, उसकी तो अक्ल मर गई, तो यहां पर क्या होगा, शुद्ध उसकी तो अक्ल मारी गई, ये शुद्ध वाक्य होगा। मैं सादर पूर्वक निवेदन करता हूं, तो यहां पर क्या होगा, मैं सादर निवेदन करता हूं। सादर पूर्वक जो नहीं है वो क्या होगा, मैं सादर निवेदन करता हूं, ये एकदम सही होगा। अब आ गए प्रश्न संख्या 7 में। यहां पर हमारे सामने मुहावरों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है और यहां पर ये 2 मार्क्स का हमें दिया गया है। कहा क्या है, मुझे डैश मत समझना, मैं तुम्हारी हर चाल समझता हूं। तो डैश में क्या होगा, मुझे मिट्टी का माधव मत समझना, अर्थात मुझे सीधा मत समझना, मैं तुम्हारी हर चाल को समझता हूं। नेक्स्ट है, तुम तो हर छोटी बड़ी बात पर डैश लेते हो। क्या लेते हो, मुंह फुला लेते हो। भारतीय सैनिकों ने दुश्मन की सेना के डैश दिए। अब यहां पर क्या डैश दिए, छक्के छुड़ा दिए। भारतीय सैनिकों ने दुश्मन की सेना के छक्के छुड़ा दिए। तो ये सभी हो गए हमारे व्याकरण के प्रश्न। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है खंड गा का, अब खंड गा शुरू हो रहा है हमारे पास, व्याकरण खत्म हो गया। अब खंड गा में हमारे पास से 8वां प्रश्न। अब यहाँ जो हमारा खंड गा शुरू हो रहा था इसमें हमारे पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न थे। तो 8वां प्रश्न है हमारे पास में, क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर ये हमारा जो आ रहा है, यहाँ पर 2, 2 और 1, यानी कि 3 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का 1, 2 मार्क्स का 1 और 1 मार्क्स का 1। तो क्या है यहाँ पर देखिए, वर्तमान समय में शाश्वत मूल्यों की क्या उपयोगिता है, गिन्नी का सोना पाठ के आधार पर हमको ये बताना है। तो वर्तमान जो शाश्वत मूल्य, ऐसे मूल्य यानी कि हमारे ऐसे जो हम बोलते हैं वैल्यूज़, जो हमेशा थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। क्यों ये हमेशा रहेंगे, क्योंकि ये सही होते हैं, सच्चे होते हैं और ये ड्यूरेबल रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं, देखिए झूठ पे, गलत पे, कि जिस चीज़ पे भी हमारे अगर मूल्य टिके होंगे तो वो एक ना एक समय जाके दम तोड़ ही देंगे, लेकिन अगर हम सच्चाई पे हैं तो वो हमेशा सही रहते हैं। तो उन्हीं शाश्वत मूल्यों का हमें आज वर्तमान समय में क्या उपयोगिता है, हमें ये बताना है। तो क्या, जिन मूल्यों पर देश तथा काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, देश या काल, हम आज भारत में हैं, यहाँ हैं, हम इसके बाद अगर मान लीजिए चीन चले जाएं, अफ्रीका चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, मगर हमारे मूल्यों पर उस परिवेश का, उस देश का कोई असर ना पड़े। ये नहीं कि सिचुएशन, जगह देखकर वो मूल्य बदल जाए, वो जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे, उन्हें ही हम शाश्वत मूल्य कहते हैं। जैसे सत्य, अहिंसा, दया, त्याग और परोपकार आदि। वर्तमान समय में विकास से ही भ्रष्टाचार आदि बुराइयों का अंत संभव है। इन्हीं लोगों को आज का समाज आदर्शवादिता के रूप में देखता है। यथार्थ में जब चर्चा होती है तो इन्हीं के आदर्श बहुत पीछे छूट जाते हैं। इसलिए आदर्श समाज की स्थापना के लिए यह अनिवार्य है। तो अब यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है कि हमारा जो आज का समाज है, आज के समाज में इन मूल्यों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम इन मूल्यों को अपनाते नहीं हैं तो भ्रष्टाचार बहुत तेज़ी से पनपता है। और किसी भी समाज में अगर भ्रष्टाचार है तो जाहिर सी बात है कि वो प्रगति नहीं कर पाएगा, वो विकास नहीं कर पाएगा।
तो वर्तमान समय में अगर हम इन मूल्यों यानी कि सत्य, अहिंसा, दया, त्याग और परोपकार को अपनाते हैं तो हमारा देश, हमारा समाज, हमारी संस्कृति उतना ही डेवलप करेगी और बहुत समय तक हमारी ये संस्कृति टिकी रहेगी। देखिए, कहते हैं कि जो भारतीय परंपरा है वो सबसे पहले की परंपरा है। बाकी जितनी भी संस्कृतियां हैं उसी में से निकली हैं। बहुत किसी भी संस्कृति में चले जाइए, भारतीय मूल्य कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल ही जाते हैं। अब देखिए, इतनी पुरानी संस्कृति आज भी कायम है और ऐसा नहीं है कि वो बहुत पिछड़ गई है, आज भी डेवलप है। तो जाहिर सी बात है कि संस्कृति में जो मूल रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहे हैं, इसीलिए इतने लंबे समय तक ये संस्कृति टिकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तातारा वामीरों की त्याग भरी मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया? जब तातारा वामीरों की मृत्यु हो गई तो क्या हुआ था? वो दोनों जो द्वीप थे, जो जिनमें एक दूसरे गांवों से शादी करने की पाबंदी थी, अब क्या हुआ, उन लोगों ने आपस में विवाह करना शुरू कर दिया था, वैवाहिक संबंध बनाना शुरू कर दिए थे। तातारा वामीरों की त्याग भरी मृत्यु से निकोबार में एक सुखद परिवर्तन यह हुआ कि निकोबार के लोग दूसरे गांवों में भी वैवाहिक संबंध बनाने लगे थे। तीसरा प्रश्न है, कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन क्यों महत्वपूर्ण था? अब कलकत्ता वासी, अब देखिए, इस समय तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, आज़ादी का संघर्ष संपूर्ण देश में चल रहा था, लेकिन बहुत से लोगों का मानना यह था कि कलकत्ता वासी जो हैं वो स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ कर भाग नहीं लेते। तो अब स्वतंत्रता पूर्व ही स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई थी कि 26 जनवरी 1930 से ये चीज़ हो गई थी कि हर साल इसी दिन हम पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो ये दूसरा स्वतंत्रता दिवस था 26 जनवरी 1931 को। तो ये हुआ कि कलकत्ता वासियों ने डिसाइड किया कि हमारे ऊपर बहुत सारे लांछन लग रहे हैं कि हम लोग जो है स्वतंत्रता दिवस में बढ़ चढ़ कर भाग नहीं लेते। तो इस दिन सभी कलकत्ता वासियों ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, ये इसीलिए इनका ये महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन बहुत महत्वपूर्ण था। इस दिन को अमर बनाने के लिए सब अपने ऊपर लगे आरोप कि कलकत्ता में स्वतंत्रता के लिए काम नहीं हो रहा है को मिटाना चाहते थे। जो आरोप लगा था उसको हटा देना चाहते थे कि हम काम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो संघर्ष दिखाई दे, लेकिन हम काम करते हैं। अब इस जो लास्ट वाला गा क्वेश्चन था उसमें अथवा करके दूसरा है, क्या है, बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे क्यों धकेल रहे हैं? भाई, ज़मीन कम पड़ रही है, इसलिए वो समुद्र की ज़मीन भी अपने हाथ में लेकर वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन कार्य कर रहे हैं। बड़े बड़े बिल्डरों द्वारा मुंबई जैसे बड़े शहरों में समुद्र को धकेल कर उसकी ज़मीन हथियाना, मुनाफा कमाना चाहते हैं। अर्थात वो ज़मीन ले रहे हैं जहाँ पर बिल्डिंग्स बनाते हैं, जिससे उनको मुनाफा हो रहा है। अब आ गए प्रश्न संख्या 9 पे। क्या दिया है यहाँ पर, बड़े भाई साहब के व्यक्तित्व की विशेषताओं पर साधारण प्रकाश डालिए। अब ये प्रश्न हमारा 5 मार्क्स का है, तो जहाँ पर ये 5 मार्क्स का प्रश्न आएगा तो जाहिर सी बात है क्या है, ये एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो यहाँ पर हमें सारी उनकी जितनी विशेषताएं हैं वो डिटेल में देनी है। तो क्या देखिए यहाँ पर दी है, अब इसको हमने पॉइंट्स में दे दिया क्योंकि विशेषताएं जो है ना हम हेडिंग्स में करके देंगे तो ज़्यादा सही लगेंगी। तो यहाँ पर अलग अलग हेडिंग्स में हमने उनकी सारी विशेषताओं को निकाल के दिया है। भाई साहब के व्यक्तित्व की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अध्ययनशील, वो बहुत ज़्यादा अध्ययन करते थे हमेशा। बड़े भाई साहब स्वभाव से ही अध्ययनशील थे, वे हरदम किताबों में लीन रहते थे, उनमें रटने की प्रवृत्ति थी, यानी कि हर चीज़ को वो रटा करते थे। गंभीर प्रवृत्ति, सीरियस नेचर जिसे बोलते हैं, भाई साहब गंभीर प्रवृत्ति के थे, वह छोटे भाई के सामने उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे। तो क्या था, वो बताना चाहते थे कि मैं जो हूँ जिस तरह सीरियस हूँ पढ़ाई को लेकर, अपने जीवन को लेकर, वैसे तुम्हें भी होना चाहिए। उनका गंभीर स्वभाव ही उन्हें विशिष्टता प्रदान करता था। तीसरा, घोर परिश्रमी, बहुत ज़्यादा मेहनती थे, है ना। भाई साहब जीवन में परिश्रम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। वह एक कक्षा में 3 बार फेल होकर भी लगन से पढ़ते रहे। वे दिन रात पढ़ते थे। उनकी तपस्या बड़े बड़े तपस्वियों को भी मात करती थी। तो मतलब ऐसा नहीं कि जैसे हम लोग हार जाते, एक बार फेल हुए नहीं, दूसरी बार कोशिश कर ली, हार गए, नहीं, 3 बार वो एक ही क्लास में फेल हुए, पर ये नहीं था कि उन्होंने परिश्रम करना छोड़ दिया, पूरी लगन के साथ वो करते थे परिश्रम। वाक्पटु, तो वाक्पटु को मतलब होता है बोलने में बहुत ही
जो बहुत ही अच्छा होता है, अपनी बातों से चीज़ों को मनवा लेना, करना, ये सारी चीज़ें। भाई साहब वाक कला में निपुण थे, वह उदाहरणों के ज़रिए बात समझाने में निपुण थे। इस कला के सामने सब उनके सामने नतमस्तक होते थे। तो मतलब जैसे ना कोई भी चीज़, सिचुएशन है, कोई भी चीज़ समझानी है तो उसे एज एग्जाम्पल लेकर समझाते थे। तो क्या होता था, सामने वाले की समझ में बहुत अच्छा आता था, और ये बात सभी लोग जानते थे। संयमी और कर्तव्य परायण, यहाँ पर क्या है, वो अपने काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा लॉयल थे, जो भी उनका काम था, और बहुत ही कूल थे। काम कूल जैसे हम बोलते हैं नेचर में, काम एंड कूल, वही चीज़। भाई साहब अत्यंत संयमी और कर्तव्य परायण थे। वह भी पतंग उड़ाना चाहते थे, लेकिन छोटे भाई के आगे ऐसा नहीं करते थे। वह अपने कर्तव्य को बखूबी निभाते थे। छोटे भाई के अभिमान को उन्होंने आड़े हाथ लिया, जिससे उनका सिर श्रद्धा से झुक गया था। तो किस तरीके से वो भी पतंग, भाई वो भी तो एक बच्चा मन था, माना कि हमारे लेखक से 2 साल 3 साल बड़े थे वो, लेकिन वो भी तो बच्चे थे। वो जैसे पतंग उड़ाना, खेलना, कूदना वो भी अच्छा लगता था, लेकिन अपने आप को बहुत ही काम करके उन्होंने रखा हुआ था। क्या करते थे, कंट्रोल एकदम, कि नहीं हमें अपने भाई के सामने एग्जाम्पल देना है। उपदेश देने की कला में निपुण थे। वह अपनी बात को साबित करने के लिए सूक्ति बाण चलाते थे। मतलब अगर आपने गलत किया है तो बहुत सारा आपको सुनना पड़ेगा। बड़ों का आदर, बड़े भाई साहब बड़ों का आदर करते थे। वह अपने माता पिता गुरुजनों का आदर करते थे और उनके अनुभवों को सम्मान देते थे। मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे बड़े लोगों को। तो ये तो विशेषताएं। अब अथवा करके दूसरा प्रश्न है, या तो उनकी विशेषताएं लिखिए या ये वाला प्रश्न करिए। कारतूस पाठ के आधार पर उदाहरण सिद्ध कीजिए कि वजीर अली एक जाबाज सिपाही था। अब हमें बताना है कि वजीर अली जो है वो बहुत जाबाज सिपाही था, इसका हमें उदाहरण भी देना है। अब इसके तो कई उदाहरण है। एक तो अकेले ही चले आए दुश्मन के खेमे में, उससे कारतूस लेकर चले गए। देखिए कितने बड़े जाबाज सिपाही थे। वजीर अली सचमुच एक जाबाई सिपाही था। वह बहुत हिम्मती और साहसी था। उसे अपना लक्ष्य पाने के लिए जान की बाजी लगानी आती थी। साहसिक कारनामों के कारण अंग्रेजों द्वारा रॉबिन हुड कहा जाता था। जो कारनामे उसके थे उसके कारण उनको रॉबिन हुड कहा जाता था। जब उससे अवध की नवाबी ले ली गई तो उसने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करना शुरू कर दिया। उसने गवर्नर जनरल के सामने पेश होने को अपना अपमान माना और पेश होने से साफ मना कर दिया। गुस्से में आकर कंपनी के वकील की हत्या भी कर दी। यह हत्या शेर की मांद में जाकर शेर को ललकारने जैसी थी। अब बताइए, आप जहां पर पूरी तरीके से अंग्रेजों का शासन चल रहा हो और वहीं पे आप अंग्रेजी शासन के वकील को मार दीजिए, तो जाहिर सी बात है आप शेर में गए और शेर को ही ललकार कर चले आए थे। इसके बाद वह आजमगढ़ और गोरखपुर के जंगलों में भटकता रहा। वहां भी निडर होकर अंग्रेजों के कैंप में घुस गया। उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी। उसके जाबाज सिपाही होने का परिचय उस कैंप में घुसकर कारतूस लेने में सफल हो जाता है तथा कर्नल उसे देखता रह जाता है। इन घटनाओं से पता चलता है कि सचमुच जाबाज आदमी था, कि ऐसे बहुत से काम उन्होंने किए थे कि जो उनकी जामाजी का नमूना थे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 10 में। क्या दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हमारे पास हमारे काव्य खंड से प्रश्न है। यहाँ पे भी 3 प्रश्न आपको करने हैं, 2 मार्क्स का एक, 2 मार्क्स का एक, और लास्ट जो थर्ड हमारा रहेगा वो 1 मार्क्स का रहेगा। तो पहला प्रश्न हमारा कबीर की साखी के आधार पर लिखिए कि ईश्वर वस्तुतः कहाँ है, हम उसे क्यों नहीं देख पाते। तो कबीर की साखी में क्या था, हमारे अंदर ही, हमारे खुद के अंदर ही जो है वो ईश्वर निवास करते हैं, और हम क्या करते हैं, उन्हें मंदिर, मस्जिद, तीर्थ स्थान, ये सब जगह ढूंढते रहते हैं, है ना। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। कबीर की साखी के आधार पर ईश्वर की प्राप्ति मन को एकाग्र चित्त कर आध्यात्मिक चिंतन द्वारा की जा सकती है। मतलब हम मेडिटेशन जिसको हम बोलते हैं, एकदम शांत होकर अपने ही दिमाग को अपने अंदर एकाग्र करें तो हम ईश्वर को अंदर ढूंढ सकते हैं। मन की विषय वासनाओं को त्याग कर ही हम भक्ति के मार्ग पर बढ़ सकते हैं। ईश्वर का निवास हमारे मन में होता है, उसे कहीं बाहर मंदिर मस्जिद में नहीं ढूंढना पड़ता। अब देखिए, हमारे अंदर का काम वासनाएं हैं, चीज़ों को लेकर मोह है, तो शायद हम ईश्वर को नहीं देख पाएंगे। सबसे पहले हमें अपने अंदर का अहम और वो मोह जो है वो त्यागना पड़ेगा। जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ होता है, लेकिन वह अज्ञानता के कारण उसे ढूंढने के लिए दूर जंगलों में भटकता रहता है। अतः हम अपने मन को एकाग्रचित्त कर ईश्वर को पाने में सफल हो सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने एक उदाहरण भी दिया था
क्या है, कस्तूरी बस मृग नाभि, तो यानी कि क्या है, मृग की नाभि में ही कस्तूरी बसती है, लेकिन वो उसकी सुगंध से इतना मोहित होता है कि सब जगह वो उसको ढूंढता रहता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसी के पास है ये सुगंध, है ना। तो उसी तरीके से हम भी हैं। दूसरा प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत ने पर्वत प्रदेश में पावस कविता में तालाब की तुलना किससे की है और क्यों? तो उन्होंने तालाब की तुलना किससे की थी? दर्पण से करी थी। अब दर्पण किसे क्यों करी? दर्पण में हम खुद अपना अक्ष देखते हैं, दर्पण में देखते हैं ना, तो वहां पर क्या था, पहाड़ था भाई, बहुत बड़ा सा पहाड़ था, और नीचे जो है वो तालाब था। तो अब उसका जो अक्ष था वो पानी में पड़ रहा था, तो क्या था, जो पहाड़ है वो अपना अक्ष जो है वो तालाब में निहार रहा था, इसलिए तालाब को दर्पण की उपमा दी गई है। कवि ने तालाब की समानता दर्पण से करते हुए यह दिखाया है कि जिस प्रकार दर्पण में चेहरा दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार तालाब में ऊंचे ऊंचे पर्वतों के प्रतिबिंब साफ दिखाई देते हैं। इस कारण उन्होंने तालाब की समानता दर्पण से की है। तीसरा क्वेश्चन है, कवि किन दिनों में प्रभु की याद बनाए रखना चाहता है? आत्मताड़ कविता के आधार पर बताइए। देखिए, दुख में तो सभी ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन यहाँ कवि ने एक चीज बोली है कि जब सुख के दिन हो तो भी हम आपका स्मरण करते रहें, ये चीज उन्होंने यहाँ पे खास बताई है। तो देखिए क्या है, कविता में कवि सुख के दिनों में भी प्रभु की याद बनाए रखना चाहता है। कवि कहता है कि जब मेरे जीवन में सुखों का आगमन हो तो मैं आपको प्रतिक्षण याद कर सकूं, मैं आपको कभी नहीं भूल पाऊं। अब जो हमारा गा वाला प्रश्न है ना, उसमें से और इसमें से, दोनों में से आप कोई एक कर सकते थे। तो अथवा करके क्या पूछा है, गोपियां श्री कृष्ण की बांसुरी क्यों छिपा लेती हैं? बिहारी के दोहे के आधार पर लिखिए। तो अब क्या होता है, जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण को बहुत प्रेम करती हैं, लेकिन श्री कृष्ण जो है वो हर समय बांसुरी में ही लीन रहते हैं। तो गोपियां जो बांसुरी को अपनी सौतन मानती हैं, क्योंकि हमेशा वो उसके होठों से लगी रहती हैं। तो इसलिए कि कृष्ण हमसे बात कर सके, इसलिए वो बांसुरी को छिपा लेती हैं। कि अब हम बांसुरी में लगे रहते हैं तो हमसे बात नहीं करते, और जब हम छिपा लेंगे तो उसको ढूंढने के ही बहाने कम से कम हमसे बात तो करेंगे। वो चीज, गोपियां कृष्ण को रिझाना चाहती हैं, परंतु कृष्ण जी को अपनी बांसुरी बेहद प्रिय है, वे सदैव उसे ही बजाते रहते हैं। गोपियां जानती हैं कि श्री कृष्ण का अपनी बांसुरी से बहुत प्रेम है, और इसीलिए कृष्ण उनसे नोक झोंक अवश्य करेंगे, इसीलिए उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बांसुरी छिपा देती हैं, कि हमारी तरह हमसे आगे बात करें, इसलिए उस बांसुरी को छिपा देती हैं। अब आ गए प्रश्न संख्या 11 पे। प्रश्न संख्या 11 में जो प्रश्न पूछा गया है हमारे काव्य खंड से ही है, मगर सिर्फ एक प्रश्न ही है, आपको अथवा करके दूसरा दिया गया है, दोनों में से कोई एक करना है, और ये है हमारा 5 मार्क्स का। तो प्रश्न है, तोप कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। अब इस कविता में क्या है और हमें क्या संदेश दिया जा रहा है, क्या चीजें बताने की कोशिश कर रहे हैं हमारे कवि, ये सभी चीजें आपको यहाँ लिखनी है। धरोहर अनेक प्रकार की होती है, तोप भी हमारी राष्ट्रीय धरोहर है तथा शक्ति का प्रतीक है। शक्ति का प्रतीक क्यों? क्योंकि 1857 में उसने वाकई शक्ति प्रदर्शन किया था। यह तोप हमें 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाती है और देशवासियों को संघर्ष करने की प्रेरणा देती है। शक्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह स्थायी नहीं होती। हमारे पास पावर है, मान लीजिए अभी हमारे पास पावर है, तो हमें कभी भी क्या करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई आज पावर है कल नहीं रहेगी, किसी एक व्यक्ति के पास टिक के नहीं रहती ना दौलत। भाई आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, धन आ जाता है तो धन से भी पावर आ जाती है। तो अगर आपके पास पैसा है तो कभी हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज है कल नहीं हो सकता है। शक्ति को विनाश में नहीं सृजन में लगाना चाहिए। अगर आपके पास पावर है तो आप किसी को डिस्ट्रॉय नहीं करो, उससे कई सारे न्यू क्रिएशन कीजिए आप। धरोहर है हमें संस्कृति एवं इतिहास से जोड़ती हैं, ये हमारी परंपराओं, हमारे सेनानियों और बलिदानों का परिचय करवाती है। कंपनी बाग और तोप ये दोनों अंग्रेजों की विरासत है, इन दोनों का प्रयोग भारतीय जनता के लिए किया गया था। यह तो प्रदर्शन मात्र है। अंग्रेजी सरकार ने भारतीय जनता को खुश करने के लिए जगह जगह कंपनी बाग बनवाए थे, जिससे जनता प्रसन्न हुई, लेकिन दूसरी ओर अंग्रेजों ने जनता में विद्रोह को दबाने के लिए इस तोप का भी इस्तेमाल किया था।
ये दोनों विरासतें भारतीय जनता को सावधान करने के लिए रखी गई हैं। ये विरासतें हमें विदेशी शक्तियों से सावधान करती हैं। ये कहती हैं कि विदेशी कंपनियों द्वारा दिए गए आकर्षणों में ना फंसें, इतिहास में की गई गलतियों से सीख लेकर भविष्य में सजग रहने की आवश्यकता है। तो एक तरफ जहां कंपनी बाग से हमें आकर्षण दिया, लोभ दिया, वहीं दूसरी तरफ एक तोप चला के हमारा विनाश भी किया, है ना। तो इसी तरीके से देखिए, क्या अंग्रेज जब भारत में आए थे तो वो मसाले बेचने के लिए यहाँ पर आए थे, वो लोभ यहाँ पर लेकर आए थे और हम उस लोभ में फंस गए और 200 साल तक हम गुलाम रहे थे। तो ये विरासतें हमें बताती हैं कि हमें विदेशियों के लोभ में नहीं फंसना चाहिए। विदेशी चीज़ आकर्षक हो सकती है पर स्थायी नहीं हो सकती। अगर उसके लोभ में हम फंस जाएंगे तो आगे चल के हमें खुद भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब अथवा करके दूसरा प्रश्न है, कर चले हम फिदा कविता के आधार पर प्रतिपादित कीजिए कि बलिदानी वीर भारतीय युवकों ने से क्या अपेक्षा करते हैं और क्यों। अब ये जो है एक तरीके से बलिदानी गीत है, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो इस कविता में क्या बताया था कि जो युद्ध की जगह पर जो सैनिक मर रहे हैं वो अब क्या कह रहे हैं कि भाई हमने तो अपना बलिदान कर दिया इस देश के लिए, अब ये वतन तुम्हारे हवाले है, इसकी आगे की देखभाल तुम्हें करनी है, इसका मान सम्मान स्वतंत्रता सभी तुमको बनाकर रखना है। इस कविता में कवि ने संदेश दिया है कि देश की रक्षा करना हमारा सबसे अहम कर्तव्य है। हमारे मन में यह भावना होनी चाहिए कि देश का सर ऊंचा रहे, किसी भी शत्रु के अपवित्र कदम इस देश पर न पड़ पाए। हमारे अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि हम उसके दुस्साहस का मजा चखा सके। हमारे अंदर मतलब अगर कोई दुश्मन व्यक्ति हमारे देश में आता है तो हम उसको अच्छी तरीके से जो है इस देश से बाहर निकाल सके। विदेशी ताकतों का सामना करने के लिए सीमाओं पर सशक्त बनाने के लिए लक्ष्मण रेखा जैसी मजबूत सीमा तैयार करनी चाहिए ताकि शत्रु देश में पांव भी न रख पाए। तो लक्ष्मण रेखा को क्या था, रावण पार नहीं कर पाया था। तो यहाँ पर रावण कौन था, वो था विदेशी आतताई, यानी कि जो हमारे देश में आने की कोशिश करते। तो उन्होंने बोला हम अपने देश में एक ऐसी दीवार बना देंगे जो लक्ष्मण रेखा जैसी होगी, जिसे दुश्मन जो है पार नहीं कर पाएगा और पार करने की कोशिश करेगा तो भस्म हो जाएगा। यह देश को सुरक्षित रखने के लिए केवल हमारे सीमा प्रहरी ही नहीं, हर एक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। कर चले हम फिदा कविता के आधार पर बलिदानी वीर भारतीय युवाओं से अपेक्षा करते हैं क्योंकि न्याय और मर्यादा की स्थापना का संकल्प धारण कर सके तथा मातृभूमि की रक्षा प्रत्येक देशवासियों का धर्म होना चाहिए। भारतीय युवकों से यह अपेक्षा इसलिए की जाती है क्योंकि मातृभूमि की रक्षा करना प्रत्येक देशवासी का धर्म है। तो यहाँ पर क्या, हर एक व्यक्ति का धर्म है कि हम अपनी मातृभूमि यानी कि हमारा देश, हम इसकी रक्षा करें, इसके खिलाफ कोई भी कार्य नहीं करें। और यही हमारे जो हमको छोड़कर जा रहे सैनिक हैं उन्होंने हमसे ये प्रार्थना करी है। प्रश्न संख्या 12 है, ये हमारा जो प्रश्न आ रहा है ये हमारी बुक संचयन से लिया गया है, जो हमारी हिंदी की पूरक पुस्तिका है ना, वहां से आ रहा है। और ये है हमारा 5 मार्क्स का एक प्रश्न रहेगा। मानवीय मूल्यों के आधार पर इरफान और टोपी शुक्ला की दोस्ती की समीक्षा कीजिए। मानवीय मूल्य देखिए क्या है, दोनों अलग अलग धर्म के थे लेकिन उनमें दोस्ती बहुत गहरी थी। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या एक मानवीय मूल्य कि यहाँ पर क्या कहते हैं धर्म और जाति तो अलग चली गई, यहाँ पर सिर्फ मित्रता को तवज्जो दी गई थी, वही उनके लिए बहुत अहम था। पाठ के आधार पर टोपी हिंदू परिवार से संबंध रखता था तथा इरफान मुसलमान था, किंतु फिर भी टोपी और इरफान में गहरे संबंध थे। टोपी शुक्ला की ये पहली दोस्ती इरफान से हुई थी। दोनों के विपरीत धर्मों में होने पर भी दोनों में अटूट व अभिन्न मित्रता थी। पाठ के आधार पर कह सकते हैं कि इरफान के बिना टोपी शुक्ला की कहानी में अधूरापन लगेगा, अगर वो नहीं रहेगा तो अधूरापन रहेगा। दोनों के लिए रीति रिवाज, सामाजिक हैसियत, खान पान आदि कोई महत्व नहीं रखते थे। दोनों का रिश्ता धर्म और जाति की सीमाएं पार कर प्रेम के बंधन में बंधा था। तो मतलब जो आपके सामाजिक बंधन होते हैं उन सब से ही ऊपर उठा हुआ इनका दोस्ती का रिश्ता था। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। निष्कर्ष तौर पर कह सकते हैं कि दोनों दो जिस्म और एक जान थे। इसीलिए तो भाई जब इरफान चला जाता है तो टोपी के सौगंध खाता है कि कभी ऐसे लड़के से वो दोस्ती करेगा ही नहीं जिसके पापा जो हैं वो ट्रांसफरेबल जॉब में हों।
अब अथवा करके दूसरा है, या तो वो क्वेश्चन करिए या ये आप कर सकते हैं। हरिहर काका के जीवन के अनुभवों से हमें क्या सीख मिलती है, पाठ के आधार पर बताइए। हरिहर काका के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव है, बहुत, हर एक पल हमें बहुत सारी सीखें मिल रही हैं। वो सीख हमें क्या क्या है ये हमें यहाँ पर बताना है। तो क्या है, हरिहर काका के जीवन में अनुभवों से हमें निम्नलिखित सीखें मिलती हैं। संबंधों में किसी भी प्रकार का लालच या स्वार्थ नहीं आने देना चाहिए। कोई भी हमारे संबंध हो, कभी भी उसमें स्वार्थ या लालच नहीं होना चाहिए। जीते जी किसी के नाम जायदाद नहीं करना। आप जब तक जीवित हैं अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम भी नहीं करिए। धार्मिक अंधविश्वास और बहकावे में ना आए, राजनीतिक बहकावे में ना आए। परिवार में एक दूसरे के प्रति भरोसा विश्वास कायम रखना चाहिए। परिवार में बाहरी हस्तक्षेप का ना होना। आपका परिवार है, उसमें कोई भी बाहरी व्यक्ति जो है वो हस्तक्षेप ना कर पाए, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अब हम आ गए अपने खंड घ पे। ये हमारा आखिरी खंड है और यहाँ से हमारा लेखन कार्य शुरू होता है, ठीक है, जिसमें अनुच्छेद है, पत्र है, ये सभी कुछ आएगा। लघु कथा है, आपका विज्ञापन है, सूचना है, सभी। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 13 पर हमारे सामने जो है तीन जो हैं वो अनुच्छेद दिए गए हैं, जिसमें से हमें सिर्फ एक अनुच्छेद करना है और ये भी 80 to 100 वर्ड्स में करना है। तो ध्यान दीजिएगा क्या है यहाँ पर। पहला है हमारा, पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख होते ना, यानी कि हमारा शरीर अगर निरोगी है तो हम सारे सुखों का आनंद ले सकते हैं। तो पहला सुख क्या है, निरोगी काया। अब इस बात को हमें 3 संकेत बिंदुओं में हमें समझाना है। पहला है आश्रय, क्या मतलब है इसका। दूसरा व्यायाम और स्वास्थ्य क्या है। फिर तीसरा है समाज को लाभ, यानी कि व्यायाम से समाज को क्या लाभ होगा, ये चीज। तो यहाँ पर जो भी हम अनुच्छेद करेंगे वो हमारा रहेगा 5 मार्क्स का। तो इसको ऐसे शुरू करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो भी आप टॉपिक ले रहे हो उसे मिडिल टॉप हेडिंग में डाल दीजिए। शुरू करते हैं। एक में सुखमय जीवन को जीने के लिए 7 सुखों की आवश्यकता होती है, जिनमें सबसे पहला व प्रमुख सुख निरोगी काया है। अगर हम इस पहले सुख से ही वंचित रहेंगे तो दुनिया का कोई भी सुख हमें आनंद नहीं दे पाएगा। इसलिए कहा जाता है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख हो पुत्र आज्ञाकारी, पांचवा सुख हो सुंदर वास, छठा सुख हो अच्छा पास, सातवां सुख हो मित्र घनेरे, और नहीं जगत में दुख बहुतेरे। तो ये 7 सुख बताए गए हैं, जिनमें पहला सुख है निरोगी काया। निरोगी काया के लिए सबसे पहले व्यायाम जरूरी है। प्रातःकालीन उठकर व्यायाम करना निरोगी काया का पहला गुण है। यदि व्यायाम सही है तो स्वास्थ्य अपने आप ठीक रहता है। एक अस्वस्थ व्यक्ति का मन, मस्तिष्क, स्वभाव सभी अस्त व्यस्त रहते हैं। एक निरोगी व्यक्ति अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए रोटी कमाने से लेकर विद्या अर्जित करने और कला कौशल क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। इसीलिए निरोगी काया जीवन की प्रथम आवश्यकता है। यदि व्यक्ति निरोग है तो वह अपनी प्रसन्नता बनाए रख सकता है और दूसरों को भी बांट सकता है। अगर हम स्वस्थ हैं तो हम खुश रहेंगे और दूसरों को भी प्रसन्नता ही हम बांटेंगे। वो समाज, वो देश विकास कर सकता है जिसका निवासी स्वस्थ हो। स्वस्थ व्यक्ति एक स्वस्थ समाज का व देश का निर्माण कर सकता है। जहां समाज को लाभ मिलेगा वहां समाज सुंदर व स्वस्थ रहेगा। इसीलिए कहा गया है कि व्यक्ति को स्वस्थ रहना चाहिए। अब दूसरा हमारे पास में है मोबाइल फोन। आजकल हम सभी के पास में होता है मोबाइल फोन। अब बताना क्या है, इसकी लोकप्रियता इतनी क्यों हुई है, ये सूचना में क्रांति है, और तीसरा है लाभ और हानि। तो ये 3 संकेत बिंदु हैं, उसके आधार पर हमें इसे बताना है। तो सबसे पहले हम मिडिल टॉप हेडिंग देने के बाद में स्टार्ट करेंगे। पिछले कुछ दशकों से हमारे रोजाना के जीवन में बहुत तब्दीली हुई है। रोज बाजार में नए नए उत्पाद सामने आ रहे हैं जो हमारी जीवन शैली को तब्दील कर रहे हैं। नए उत्पादों में एक है मोबाइल। यह बिना तार के नेटवर्क से जुड़ा होता है। मोबाइल सीधा किसी भी व्यक्ति से जुड़ सकता है जिसके पास मोबाइल है। इससे सारा संसार जैसे सिकुड़ सा गया है। अब यह बात सोचने की है कि मोबाइल फैशन का हिस्सा है या एक जरूरत का। मतलब आप मोबाइल देखिए सभी के पास है। तो अब ये एक होता है ना, हमें नीड है, इसकी आवश्यकता है, और दूसरा होता है कि नहीं भाई हमारा स्टेटस सिंबल है, हमारे पास होना चाहिए, एक से एक होना चाहिए। भाई आजकल तो तरह तरह के मोबाइल आ गए। तो ये सोचने की जरूरत है कि हम सिर्फ फैशन के लिए ले रहे हैं या हम जरूरत के लिए ले रहे हैं। आज संसार में इसकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसने तो लैपटॉप को भी पीछे छोड़ दिया है।
इसमें ऐसी ऐसी सुविधाएं मिलने लगी हैं। यह बात सही है कि इस मोबाइल ने सूचना संचार के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति ला दी है। विज्ञान की इस तरक्की से हम कहां से कहां तक पहुंच चुके हैं। बच्चों से बुजुर्गों तक के जीवन में एक रचनात्मक परिवर्तन ला दिया है। जो कुछ बचा था वो मोबाइल कंपनियों ने पूरा कर दिया। कुछ प्राइवेट कंपनियों के आगमन से प्रतिस्पर्धा की बाढ़ सी आ गई है। आज के स्मार्टफोन का प्रयोग करके हमें ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा प्राप्त हुई है। रेलवे टिकट, दवा, भोजन आदि सभी मोबाइल से घर बैठे मंगवा सकते हैं। देखिए हम सभी ये काम करते हैं, टिकट बुकिंग हो, घर में ऑनलाइन फूड मंगाना हो, हमें मेडिसिन मंगानी हो, फोन के जरिए मंगा लेते हैं। विद्यार्थी वर्ग में यूट्यूब, व्हाट्सएप से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक परिवर्तन लाकर इस क्षेत्र में लगातार परिवर्तन आ रहे हैं। तो मतलब अब देखिए क्या है, आपने रिसेंटली जो हमने महामारी फेस करी उस समय तो हमने इसकी उपयोगिता को बहुत अच्छी तरह समझा कि कैसे हमारी पढ़ाई इस पर डिपेंड हो गई थी। ये नहीं होता तो शायद हम लोगों की पढ़ाई भी मुश्किल हो जाती। बहुत सारी चीज़ें हैं, हम पढ़ाई इसी पर डिपेंड है। बहुत सारी चीज़ों को सर्च करना है, ये सब चीज़ें करनी है, हम इसी के ज़रिए करते हैं। दूसरा, शॉपिंग के क्षेत्र में भी परिवर्तन आ गए हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसी कंपनियों ने भयंकर परिवर्तन ला दिया है। नौकरियों के लिए भी मोबाइल महत्वपूर्ण साबित हो रहा है, जिससे मोबाइल इंटरनेट वरदान साबित हुआ है। लाभ के साथ साथ इसकी हानियां भी उतनी अधिक हैं। अगर आपको इससे बहुत सारे फायदे हैं तो बहुत सारे नुकसान भी हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ है अगर फायदे देता है तो कहीं ना कहीं कुछ नुकसान भी देता है। समाज में आतंकवादी भी इससे हानि पहुंचा रहे हैं। विद्यार्थी भी अपना अधिक समय इस पर बिताते हैं, इससे उनको शारीरिक हानियां बहुत अधिक बढ़ गई हैं। मोबाइल बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड से चोरी भी अधिक बढ़ गई है। देखिए बहुत सारे अब इंटरनेट फ्रॉड्स भी होने लगे हैं। आतंकी फोन पर वायरस आदि भेजकर गोपनीय जानकारी चोरी करके आपराधिक कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि मोबाइल के लाभ हानि दोनों हैं, यानी कि हमें इससे अगर प्रॉफिट है तो नुकसान भी है। अब हमारे पास तीसरा ऑप्शन है, क्या है? एक ठंडी सुबह। अब ये चीज़ आपने अपने खुद में महसूस करी होगी। सुबह सुबह ठंडी कोई एक हो तो आप उसका एक्सपीरियंस यहाँ पर लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे ये आप यहाँ देख लेना। क्या है? कब और कहाँ हुई ये ठंडी सुबह आपके साथ? क्यों है याद? उस दिन में क्या ऐसा खास था? दूसरा, क्या मिली सीख? इससे हमें क्या सीख मिल रही है? तो सबसे पहले मिडिल टॉप हेडिंग देंगे हम। 25 दिसंबर का दिन था। प्रातःकाल 7 बजे सोकर उठने पर मैंने महसूस किया कि आज की सुबह पहले से ठंडी है। खिड़की के बाहर देखा तो दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। मन ना होते हुए भी मुझे बिस्तर से उठना पड़ा। नित्य कर्म से निपटकर गर्म कपड़े पहनकर घर से बाहर निकलना। बाहर बर्फीली हवा चल रही थी, जिसे हम एकदम कहते हैं ना, ठंड एकदम जो कहते हैं चीर चीर के एकदम शरीर के अंदर हवा भरने लगती है, वो वाली हवा थी। सड़क पर बर्फ भी जमी हुई थी। यह सब दिसंबर के समय था। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का यह दृश्य था। इस ठंडी सुबह में बहुत ही कम लोग नजर आ रहे थे। पास ही नहर भी जम गई थी। पेड़ों के पत्तों पर बर्फ चमक रही थी। बर्फ के छोटे छोटे कण सूरज की हल्की किरणों से जगमगा रहे थे। चारों ओर निस्तब्धता छाई हुई थी। मेरा शरीर एकदम सुन्न पड़ गया था और कांपने भी लगा था। अब देखिए दम ठंडा है, बर्फ पड़ी हुई है, दिसंबर का महीना है, कुल्लू में है, तो देखिए ठंडा तो होगा ही ना। सामान्य सर्दी में रहने वाले हम इतनी बर्फ वाली ठंड में जो कभी ना देखी हो, ना सही हो, अब तक केवल सपनों, आशाओं में कल्पना करते हैं। आज प्रत्यक्ष देखने व सहने से जीवन का आनंद मिल रहा था। तो आज का दिन याद तो रहेगा ही। इस प्रकार के मौसम से सीख मिलती है कि जीवन के अनेक रंग हैं जिनका आनंद भी उठाना चाहिए, पर अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रख के। तो देखिए जहां हमारे देश में आप हर क्लाइमेट को देखेंगे। आप जहां देखेंगे कि रेगिस्तान है, भयंकर गर्मी होती है, वहीं पर आप देखेंगे हिमालय में जाइए, बर्फीली ठंड भी है। तो आपको हर एक क्लाइमेट को आनंद उठाने का मौका है। तो आपको घूमना चाहिए और ये देखना चाहिए कि ये क्लाइमेट कितने अच्छे अच्छे तरीके के होते हैं और हमारे जीवन में हमें बहुत कुछ सिखाते भी हैं। तो ये हो गया हमारे 3 अनुच्छेद। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 14 पे। प्रश्न संख्या 14 में हमारे पास पत्र है। ये हमारा रहेगा 5 मार्क्स का। तो पत्र को हम पहले पढ़ेंगे। क्या टॉपिक है? अपने विद्यालय में पीने का स्वच्छ पानी की समुचित व्यवस्था हेतु
प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। अब आपके स्कूल में पीने का जो पानी है वो ज़्यादा स्वच्छ नहीं आ रहा है, साफ नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से स्टूडेंट बीमार पड़ रहे हैं, जो कुछ भी है। तो इसके लिए आपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखा है, ठीक है। तो उसका आप फॉर्मेट देखिए, क्योंकि स्कूल में है तो सीधे हम लिखेंगे सेवा में श्रीमान्य प्रधानाचार्य। अच्छा, अब आप ये देखना टीचर जो प्रिंसिपल हैं वो मेल है कि फीमेल है। अगर मेल है तो आप प्रधानाचार्य लिखेंगे, और अगर फीमेल है तो आप प्रधानाचार्य लिखेंगे। नवोदय विद्यालय जिला आगरा, दिनांक 30/3/2000। तो अब डेट का फॉर्मेट आपको देखना है किस तरीके से रहेगा। अब चूंकि ये क्या है, ये एक औपचारिक पत्र है तो इसमें विषय रहेगा स्वच्छ पानी हेतु। फिर उसके बाद हम सम्माननीय शब्दों के साथ शुरू करेंगे। महोदय, मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। पिछले कई समय से हमारे विद्यालय में स्वच्छ पानी की व्यवस्था नहीं है। छात्र डर से आपको बताने में असमर्थ हैं। भाई, प्रिंसिपल से सभी को डर लगता है, तो वो नहीं बता रहे थे। लेकिन पिछले दिनों ये व्यवस्था बहुत खराब हो गई। कई विद्यार्थियों की तबीयत खराब हो गई, जिससे पेट दर्द, दस्त, उल्टी जैसी समस्या सामने आई। डॉक्टर से सलाह लेने पर पता चला कि यह समस्या पानी की वजह से है। देखने व समझने से पता चला कि विद्यालय के पानी का स्तर ठीक नहीं है, अर्थात स्वच्छता में कमी है। टंकी बहुत समय से साफ नहीं हुई है, पानी में दुर्गंध आ रही है। तो ये सारी समस्याएं हैं। एक जागरूक नागरिक होने व आपके विद्यालय का विद्यार्थी होने के नाते मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि विद्यालय में स्वच्छ पानी की व्यवस्था की जाए। टंकी को हर 3 महीने में साफ किया जाए। पानी की टंकी में पानी साफ करने की मशीन लगाई जाए, जिससे सभी विद्यार्थियों को स्वच्छ पानी पीने को मिले। आशा है आप हमारी इस समस्या को प्राथमिकता देकर जल्द से जल्द दूर करेंगे। तो भाई, साफ पानी तो सभी को चाहिए होता है, तो ये चीज़ आपने वहाँ पर बता दी। खत्म हो गया लेटर। सधन्यवाद के साथ प्रार्थी अभय चौहान, कक्षा 10। तो जब भी आप अपने स्कूल में लिखेंगे तो आपकी पोजीशन किससे, आपकी आइडेंटिफिकेशन किससे रहेगी, आपकी क्लास से। तो नीचे अपनी क्लास और सेक्शन जरूर मेंशन कीजिए। अब अथवा करके हमारे पास दूसरा पत्र है। 2 पत्र हैं, दोनों में से कोई एक पत्र करना है। तो ये भी आपका 5 मार्क्स का ही रहेगा। जो ये भी करेंगे 5 मार्क्स, वो करेंगे 5 मार्क्स, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, आपके बचत खाते का ATM कार्ड खो गया है। इस संबंध में तत्काल उचित कार्यवाही करने हेतु बैंक प्रबंधक को पत्र लिखिए। तो बैंक के जो प्रबंधक है उनको आपको पत्र लिखना है कि आपका ATM कार्ड खो गया है, और आप जो है उसको तुरंत भी इशू, भाई हमारा ATM कार्ड खो गया है तो उसको ब्लॉक कराना पड़ेगा, और आप दूसरा इशू भी कराना चाहते हैं तो सभी कुछ होगा। तो सबसे पहले हम देंगे प्रबंधक महोदय जी या प्रबंधक। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जो भी बैंक है आपको डालेंगे। फिर जहाँ पे भी है, जैसे यहाँ पर हमने डाला नजफगढ़ नई दिल्ली, दिनांक 20/11/2000। विषय है औपचारिक पत्र है तो विषय देना पड़ेगा, बचत खाते का ATM कार्ड खो जाने हेतु। लिखना शुरू करेंगे। महोदय, मैं विपुल जैन आपके बैंक का निर्धारित ग्राहक हूं। दिनांक 18 नवंबर 2000 को मैं दिल्ली से आगरा बस में सफर कर रहा था। अधिक भीड़ होने के कारण बैठने में जगह नहीं मिली। गाजियाबाद पहुंचने पर पता चला मेरी जेब कट गई है। जो पर्स निकाला गया है उसमें मेरा ATM कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और कुछ रुपए व अन्य कुछ जरूरी कागज थे। बहुत खोजने पर भी वह नहीं मिला। अतः गाजियाबाद थाने में मैंने प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि FIR करवा दी है, और सभी खाते बंद करने की सूचना फोन के द्वारा संबंधित विभाग को भी दे दी है, क्योंकि उसमें बैंक के ATM कार्ड के अलावा बहुत सारे और भी थे। तो सभी संबंधित जितने भी जहाँ जहाँ जो उसके कार्ड खोए थे, उन्होंने सभी जगह सूचना दे दी है कि सभी खाते क्लोज कर दिए जाए। आपसे अनुरोध है, इस संबंध में बैंक के द्वारा की जाने वाली उचित कार्रवाई शीघ्रता से पूरी करके मुझे नया ATM कार्ड देने की कृपा करें। तो जो हमारा खाता था उससे संबंधित जो भी कार्ड था उसे आप सीज करा दीजिए, खाता क्लोज कराइए और मुझे नया ATM कार्ड इशू कराइए। सधन्यवाद, प्रार्थी विपुल जैन नई दिल्ली। तो यहाँ पर जो है आप अपने, अब इस जगह पर कैसे, जैसे यहाँ पे आपने बैंक से रिलेटेड किया है तो आप अपनी पासबुक की जो फोटोकॉपी है वो इसके साथ संलग्न करेंगे, यानी कि आपको उसके साथ अटैच करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको आपने ना अपना खाता नंबर बताया है ना कुछ बताया है, तो उस कंडीशन में आपको एक अपनी प्रति जो है इसके साथ अटैच करनी पड़ती है। अब आ गए प्रश्न संख्या 15 पर। ये क्या दिया है, एक सूचना तैयार कीजिए जिसमें सभी विद्यार्थियों से निर्धन बच्चों के लिए पुस्तक कोष में अपनी पुरानी पाठ्य पुस्तकों का उदारतापूर्वक योगदान देने हेतु अनुरोध किया गया है। तो अब आपको यहाँ सूचना तैयार करनी है कि आपके स्कूल के जितने स्टूडेंट्स हैं
वो क्या करें, वो पुस्तक कोष में अपनी पुरानी पुस्तकों को जमा कराएं जिससे ज़रूरतमंद बच्चों को की हेल्प हो सके। तो ये हमारी सूचना रहेगी 5 मार्क्स की। तो सबसे पहले जब हम सूचना करते हैं तो क्या करते हैं, हम एक रेक्टेंगल बॉक्स ऐसे करके बनाते हैं। कोई भी सूचना लिखेंगे तो सबसे पहले हमें एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाना पड़ता है। रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, क्योंकि हमें हमेशा नोटिस इसी फॉर्म में देनी पड़ती है। तो अब जिस भी संस्था से ये नोटिस इशू हो रही है, जैसे ये हो रही है जवाहर विद्यालय लखनऊ से, सूचना है, दिनांक डालेंगे, उसके बाद जो भी सूचना है उसका टॉपिक हम देंगे, विषय देना पड़ता है, पुस्तक कोष हेतु। अब क्या आपकी सूचना है ये लिखिए यहाँ पर। विद्यालय के समस्त विद्यार्थी को सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय में एक निर्धन बच्चों के लिए पुस्तक कोष बनाया जा रहा है। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि वे अपनी पुरानी कक्षा की पाठ्य पुस्तकों को उदारता पूर्वक इस कोष में जमा कर सकते हैं, जिसमें कक्षा 1 से 12 तक की पुस्तकें ही मान्य रहेंगी, यानी कि जो आपकी पाठ्य पुस्तकें हैं वो मान्य हैं। आपके इस उदारतापूर्वक कार्य से निर्धन बच्चों को आगे भविष्य में सहयोग होगा और वह अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकेंगे। आदेशानुसार प्रधानाचार्य। तो ये एक सूचना हो गई जो है, जो गरीब बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के लिए हेल्प करने के लिए। अब अथवा करके भी हमारे पास दूसरी सूचना है, या तो वो सूचना करिए या याद करिए, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। क्या है, आपको विद्यालय में एक बटुआ मिला है जिसमें कुछ रुपयों के साथ कुछ ज़रूरी कार्ड भी हैं। छात्रों के से इसके मालिक की पूछताछ और वापस पाने की प्रक्रिया बताते हुए 25 से 30 शब्दों में तो सूचना तैयार कीजिए। आपको स्कूल कैंपस में एक पर्स मिला है, उस पर्स में कुछ कार्ड हैं, कुछ जानकारी। तो आपने ये सूचना तैयार करनी है कि जो भी जिसका भी है वो अपनी पहचान कराकर, जो है इस बटुए का जिसकी भी है वो पहचान कराकर ले जा सकता है। तो सबसे पहले एक हम रेक्टेंगल बॉक्स बनाएंगे। सूचना कहाँ से है, उत्थान विद्यालय में है, गोमती नगर है। आपका दिनांक 18, जो भी दिनांक है वो डालेंगे। फिर सूचना क्या है, खोया पाया विभाग से की सूचना है। यहाँ पर है दिनांक 16 दिसंबर 2000 को विद्यालय प्रांगण में एक बटुआ मिला जिसमें कुछ रुपयों के साथ कई ज़रूरी कार्ड भी हैं। जिसका भी ये बटुआ है वे दिनांक 18/12/2000 से 25/12/2000 तक सुबह 10 बजे से 1 बजे तक छात्र सचिव से संपर्क कर ले सकते हैं। इसके लिए उनके पास अपना पहचान पत्र या अन्य संबंधित पहचान पत्र होना ज़रूरी है। संपूर्ण जानकारी के बाद ही उन्हें वापस किया जाएगा। भाई बहुत सारे ऐसे लोग इकट्ठा हो जाते, नहीं पर्स मेरा नहीं, पर्स है। तो पर्स की जानकारी, जिसका पर्स है उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से होगा। तो वो जानकारियाँ जब तक आप नहीं देंगे तब तक पर्स वो प्राप्त आप नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद। संपर्क हेतु छात्र सचिव मोबाइल नंबर दे दिया गया है। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 16 पे। यहाँ पर हमारे सामने संवाद दिए गए हैं, ठीक है, तो वो हमें करने हैं और ये है हमारा 5 मार्क्स का। एक ही संवाद करना है लेकिन वो हमारा 5 मार्क्स का है। आपको टीवी देखना बहुत पसंद है परंतु आपकी माता जी को ये समय की बर्बादी लगती है। आपके और आपकी माता जी के बीच जो संवाद होंगे उन्हें लगभग 50 शब्दों में लिखना है। तो टीवी देखना सभी को पसंद होता है, तो और मम्मी गुस्सा करती रहती, क्या पूरा टाइम यहाँ पर जो है तुम टीवी में लगाए रहते हो। तो जो भी कन्वर्सेशन होता है उसे आप यहाँ पर लिखेंगे अपने मम्मी और आपके बीच में। देखिए क्या है, गौरव, हाँ मैं यहाँ हूँ। माता जी, क्या कर रहे हो। गौरव, टीवी देख रहा हूँ। माता जी, गौरव ये पढ़ाई का समय है, टीवी बंद कर दूँ। गौरव, बस माँ अभी मैच खत्म होने वाला है। माता जी, गौरव परीक्षा नजदीक आ रही है, कोर्स भी पूरा करना है। गौरव, हो जाएगा माँ। माता जी, टीवी देखने से कोर्स पूरा होता है क्या, चलो इसे बंद करो। गौरव, माँ बस हो जाएगी खत्म। माता जी, बेटा यह समय की बर्बादी है और कुछ नहीं। जितना समय तुम इसमें लगाते हो उतना समय पढ़ाई में लगाओगे और अच्छे नंबर आ सकते हैं। गौरव, माँ आप तो हमेशा ही डांटती रहती हैं। माता जी, मेरा डांटना तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए है, ना कि तुम्हें नाराज करने के लिए। तो मम्मी की डांट से हम सभी नाराज हो जाते हैं, गुस्सा आने लगती है, लेकिन वो क्यों डांटती हैं, क्योंकि वो हमारा फ्यूचर सिक्योर करना चाहती हैं, अच्छा करना चाहती हैं। जब हम आज अच्छा करेंगे तभी हमारा फ्यूचर भी अच्छा हो पाएगा। गौरव, ठीक है माँ, तुम्हारी बात समझ में आ गई। मैं टीवी बंद करके मेहनत से अपनी परीक्षा की तैयारी करूँगा। तो गौरव को एक ही बार में ये बात समझ में आ गई, लेकिन बच्चों को जल्दी नहीं आती है। अब अथवा करके हमारे पास दूसरा संवाद है। क्या है, एक दुर्घटना के बाद 2 बच्चों में सड़क सुरक्षा की समस्या पर परस्पर संवाद को लगभग 50 शब्दों में लिखिए। एक एक्सीडेंट हुआ है और सड़क सुरक्षा को लेकर उनके बीच में संवाद हो रहा है। क्या है, राम, श्याम देखो कितनी बुरी दुर्घटना है। श्याम, स्कूटर सवार बचा कि नहीं। राम, लगता तो नहीं है। श्याम, क्यों ऐसा बोल रहे हो।
राम, उसने हेलमेट नहीं पहन रखा था। श्याम, टेम्पू वाले का क्या हाल है, ये भी तो उलट गया। राम, टेम्पू तेजी से था पर स्कूटर वाला गलत साइड तरफ से आ रहा था। श्याम, क्यों आजकल के स्कूटर सवार अपना जोश दिखाते हैं, हेलमेट होने पर भी नहीं पहनते हैं। राम, उसने हेलमेट नहीं पहन रखा था लेकिन कान में मोबाइल की लीड थी, इसीलिए टेम्पू की आवाज़ व हॉर्न उसे सुनाई नहीं दिया। श्याम, दे दी उसने अपनी जान, सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करते हैं और तेजी से वाहन चलाते हैं। राम, तेजी का नतीजा देख लिया, अब उसके परिवार वालों का क्या होगा, अकेला ही बेटा था जैसा पता चला है। तो सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने पर उसने अपनी जान दे दी। श्याम, हमारे सड़क सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करना चाहिए, तभी हम सुरक्षित रहेंगे। बच्चों को, परिवार वालों व पुलिस को सख्ती से निपटना होगा। तो बच्चों को और जो बच्चे होते हैं जो ये व्हीकल लेके चलते हैं, उनके परिवार वालों को और पुलिस को इन सभी चीज़ों से सख्ती से निपटना है। राम, भगवान सभी को सद्बुद्धि दे। तो ये एक एक्सीडेंट हुआ, उसको देखते हुए दो लड़कों में जो है आपस में बात हो रही थी। ये हमारा हो गया संवाद। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 17 पे। यहाँ पर हमारे सामने दो विज्ञापन है, दोनों में से हमें एक विज्ञापन करना है और ये रहेगा हमारा 5 मार्क्स का। क्या है? सूती वस्त्र तैयार करने वाली पैरहन कंपनी की ओर से दी जा रही छूट का उल्लेख करते हुए एक विज्ञापन का आलेख लगभग 50 शब्दों में तैयार कीजिए। तो एक कपड़ों की कंपनी है पैरहन कंपनी, उसने सेल लगाई हुई है कुछ छूट के साथ में, उसका विज्ञापन आपको रेडी करना है। तो देखिए क्या है, यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल बॉक्स बना दिया। उसके बाद अब कपड़ों का सेल है तो आप यहाँ कपड़े बना, जैसे मैंने यहाँ 2 पैंट्स बना दी हैं, तो आप कुछ भी कपड़े बना सकते हो। समर सेल, पैरहन कंपनी की जान, आइए पाइए विशेष उपहार, सूती पैंट व कमीज पर विशेष छूट, 2 के साथ 1 मुफ्त है। यानी कि अगर आप 2 पैंट खरीदेंगे तो 1 मुफ्त रहेगी। अब ये कहाँ पर लगी है सेल? पैरहन कंपनी, आगरा कैंट, आगरा, दूरभाष नंबर। तो जहाँ कहीं भी सेल लगी एड्रेस भी तो देना पड़ेगा, तभी तो लोग आएंगे, लोगों को नहीं पता चलेगा तो कैसे आएंगे, ये चीज़ है। अब हमारे पास दूसरा जो विज्ञापन है, क्या करना है हमको? दिल्ली पुस्तक मेले में भाग ले रहे गुरुकुल प्रकाशन की ओर से लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन का आलेख तैयार करना है। अब एक प्रकाशन कंपनी है गुरुकुल प्रकाशन, उसने दिल्ली मेला, जो दिल्ली का पुस्तक मेला होता है, उसमें अपना स्टॉल लगाया है और उसका विज्ञापन आपको यहाँ पर देना है। तो सबसे पहले हमने रेक्टेंगल बॉक्स दिया, दिल्ली पुस्तक मेला। अब कि ये तो हमने दिया क्योंकि मेन दिल्ली पुस्तक मेले में तो वो हमें हेड ऊपर ही देना पड़ेगा। अब किसका एडवर्टाइजमेंट है? गुरुकुल प्रकाशन का। क्या है? गुरुकुल प्रकाशन दिल्ली पुस्तक मेले की जान है। ये हमने दे दिया। अब इसमें कितनी पुस्तकें मिल रही हैं? यहाँ कक्षा केजी से लेकर कक्षा 12 तक की पुस्तकें मिल रही हैं। क्या है? अब इसमें जो कुछ कहते हैं ना, टैगलाइंस देनी पड़ती हैं, कैप्शंस देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है? ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाली, भविष्य को उज्जवल बनाने वाली। अब क्या है? पुस्तक क्या होती है? ज्ञान का पाठ पढ़ाती हैं और हमारा जो है फ्यूचर वो अच्छा करती है। अब यहाँ पर क्या है? सभी पुस्तकों पर 50% की छूट है। छूट और सीडी भी उपलब्ध है। जितनी भी पुस्तकें हैं सब में 50% ऑफ है और उनके साथ जो है एक सीडी आपको फ्री मिल रही है। 1000 रुपये तक की खरीद पर विशेष उपहार है। अब अगर 1000 रुपये तक की परचेजिंग करते हैं तो उसमें आपको आकर्षक ऑफर भी है। एक ऑफर ऑफ दिया गया है, सदस्यता शुल्क मुफ्त है। अगर आप हमारे गुरुकुल प्रकाशन के सदस्य बनते हैं तो आपको कोई भी फी नहीं पड़ेगी, आप सदस्य अभी फ्री में मिल सकते हैं अगर आप मेले में आके सदस्य बनते हैं। अब कहाँ होगा? गुरुकुल प्रकाशन, आगरा कैंट, आगरा, दूरभाष में। तो ये इस तरीके से लगा हुआ है। तो ये हमारा हो गया। तो इस तरीके से हमने फटाफट पूरा पेपर कर लिया। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें पूरा पेपर करना है। ठीक है। अब एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आया है बुक्स और ई बुक्स। ये बुक्स और ई बुक्स जो मिल रही हैं आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के लिए मिल रही हैं। बुक्स तो है लेकिन साथ ही साथ हमने पढ़ाई के साथ आपको मद्देनज़र रखते हुए इसे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कैसे? जैसे कि हम सैम्पल पेपर कर रहे थे तो हमारी एक बुक थी सैम्पल पेपर सोल्यूशन बुक। हम डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं किसी भी चैप्टर का, तो एक हमारी बुक है जिसमें हमारे सभी चैप्टर के डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेंगे, तो वो हो जाएगी हमारी थ्योरी बुक। फिर उसके बाद हमारा आता है, जैसे हम डिटेल एनसीईआरटी सोल्यूशन करते हैं तो एक बुक हमारे पास हो जाएगी एनसीईआरटी सोल्यूशन बुक। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी की बुक हमारे पास में रेडी है।
इसे प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करिए। क्लिक करने से एक फॉर्म आपके सामने आएगा, उसे फिल करिए, सबमिट कीजिए और जल्द ही हमारा एक टीम मेंबर आपसे बात करेगा। तो ये नोट्स भी लेकर आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।